देखो एवरेज का डेफिनेशन सबको पता होता है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं तुम लोग को बोलूं व्हाट इज एवरेज, तो तुम लोग मुझे क्या बोलने वाले हो इसके अंदर में? एवरेज क्या होता है? कुछ वैल्यूज होते हैं, उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ में, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर इंग्लिश में फॉर्मूला बना रहे हैं तो इट इज सिंपली सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने जाएंगे तो एवरेज का सिंबल होता है एक्स बार। और सम ऑफ वैल्यूज मतलब हमारे पास में वैल्यूज ऐसे हो सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। अब अप टू xn बोले हो तो नंबर ऑफ वैल्यूज n हो जाएंगे। इसको और मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है तो इसको एक सिंबल देंगे हम लोग समेसन का, समेसन i इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ xi होल अपॉन में n। ये सारे के सारे जो हैं ये एवरेज के ही डेफिनेशन है। मोर और लेस एवरेज क्या हो रहा है कि जितने वैल्यूज हमारे पास में है उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। और इनको करते समय अगर हम लोग बेसिक्स से चल रहे हैं तो इन फॉर्मूलास की जरूरत फिर से पड़ेगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। याद है तो बताओ जरा देखें। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब इन्हीं का स्क्वायर का सम, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हाँ बोलो। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। और इन्हीं के क्यूब वाले का भी सम जरूरत पड़ सकता है हमें, तो इस या तो ये कह लें या फिर ये जो पूरा ऊपर वाला लिखे थे उसका होल स्क्वायर कर लो, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। जब भी हम नंबर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इन फॉर्मूलास की जरूरत पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार ही डायरेक्ट पूछ दिया था। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिनका एवरेज हमने निकाल लिया है, सपोज एक्स बार। मान लो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ ए बी सी डी ई, और मैंने इसका एवरेज निकाला है। एवरेज मेरा आ गया इनका एक्स बार। अब मैंने क्या किया, हर वैल्यू में एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। मैं चाहूं तो कांस्टेंट को ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट भी कर सकता। हर वैल्यू से सेम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या इससे मीन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर बोल रहा है तू, ये मुंडी ला रहा है ऐसे ऐसे, तू नो सर बोल रहा है स्ट्रेट अवे। नहीं, पक्का पड़ेगा। तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 है। अगर मैं इसका मीन निकालूं तो मीन आएगा इसका 3। इसका भी एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है कि अगर कोई भी सीरीज एपी में तुम्हारे सामने आ गई, अब जैसे 1 2 3 4 5 है वो एपी में, तो इसका एवरेज या मीन निकालने के लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ऐड करके अपॉन 2 कर देना है। इससे तुमको डायरेक्ट एवरेज या मीन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि तुम्हारा सीरीज एपी में होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 मैंने देखा, ऐसे सीरीज एपी में बहुत सारे हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एपी का। तो तुम्हें सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट टेक द फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू है 1, लास्ट वैल्यू है 5, दोनों को ऐड किया बाय 2 किया 3 आएगा। और अगर तुम उसको वैसे ही ऐड करते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 होता, डिवाइडेड बाय 5 करते तब भी तुम्हारा आंसर 3 आता। अब सोचो कि मैंने एक कांस्टेंट लिया है 2 और इसको हर वैल्यू के साथ में ऐड कर दिया, तो ये सीरीज तुम्हारी बन जाएगी 2 4 5 6 और 7। अब बताओ, अगर मैंने अब यहाँ पे नहीं 3 हो जाएगा ना, 3 4 5 6 7। अब अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, एपी में तो ये अभी भी है, तो एवरेज शॉर्टकट से अगर निकाल लूँ तो 3 प्लस 7 बाई 2 10 बाई 2, आंसर क्या हो गया 5। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो एवरेज है वो +2 आया, तभी तो ये 5 बना है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करता, मतलब 2 को हर किसी से सब्ट्रैक्ट कर देता, तो ये होता -1 0 1 2 3। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ, ये भी एपी में है, तो -1 प्लस 3 अपॉन में 2 कितना हो गया 1। अब सोचो ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि इस 3 में से 2 माइनस हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, क्योंकि एज ए क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये काम आएगा कि अगर कुछ सेट ऑफ वैल्यूज का मीन तुम्हें पता है और तुमने हर वैल्यू में कुछ एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हारा मीन भी उसी कांस्टेंट से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी वैलिड होगी। अगर मैंने कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया हर वैल्यू के साथ, या डिवाइड कर दिया हर वैल्यू के साथ, तो फिर तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर एक्स बार है तो वो के टाइम्स हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो एक्स बार बाई के। तुम सेम एग्जांपल में चेक कर सकते हो, यू विल फाइंड द सेम थिंग।
तो ये प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम सीधा स्ट्रेट अवे बात करेंगे एम, जीएम, एचएम और किस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को देख के हम लोग एवरेज या मीन निकालते हैं। सपोज कर लो तुमको पेपर में कोई क्वेश्चन मिल गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितने हो गए? 10 हो गए या 9 हुए हैं? देखो 9 हुए हैं। ठीक, एक और लिख लेते हैं 21। तो अब अगर तुमको इसका एवरेज निकालना है तो इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? 10 है। तो 10 जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो एक इवन नंबर है। तो जब तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इवन नंबर हैं तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू अपॉन में 2। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n कितना है? 10 है, विच इज इवन नंबर। तो 10/2 फिफ्थ वैल्यू क्या है अपना? 9। और 5 प्लस 1 सिक्स्थ वैल्यू क्या है अपना? 11। तो 9 प्लस 11/2 कर लो एक बार जल्दी से। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इससे तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। ये बात समझ में आई कुछ? नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू वाली बात समझ में आई ना? क्या किया हमने यहाँ पे मीन निकालने के लिए? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा 21 मैंने एक्स्ट्रा लिया, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब इसी में अपना वाला ट्रिक भी लगा लेते हैं। एक तो हो गया कि हमें ये फॉर्मूला मिल गया। ट्रिक के हिसाब से पहले ये चेक करो कि क्या ये एपी में है, तो डेफिनेटली एपी में। तो अब अगर मैं अपने शॉर्टकट से निकालूं तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, फर्स्ट है 1, लास्ट है 19। तो 1 प्लस 19/2 करूंगा तो बी आंसर तुम्हारा 10 आएगा। तो तुम बोलोगे सर यही रहने दो, सर एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो? नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इसलिए बता रहा हूं कि अगर एन इवन है तो एवरेज निकालने का एक ये फॉर्मूला भी होता है। बाकी ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, बट उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम्हारा सीरीज एपी में होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा, हाँ बोल बोल बोल। हम्म सम, दैट इज सम। यहाँ पे एवरेज हो रहा है ना यहाँ। हाँ, n²/10 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10²/100 वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं तो उसके केसेस बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने इवन के लिए कुछ नहीं बताया था, तो अभी वही इवन वाला भी आ जाएगा तुम्हारा। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, कितना कर दो, 15 से इवन नंबर्स। मैंने यहाँ पे फर्स्ट 15 कर दिया। 15 कर दिया मतलब n को मैंने दे दिया एक ऑड नंबर। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड। अब इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 से लेके अगर 15 है तो 30 तक जाएगा। ऑड के केस में अगेन 2 थिंग्स आर देयर। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा n+1/2th वैल्यू। अब तुम निकाल लो इसको। n कितना है अपना? 15 है। 15 + 1 16, 15 + 1 16/2। 16/2 मतलब 8th वैल्यू। तो 8th वैल्यू क्या हुआ अपना? 2 के टेबल में 8th वैल्यू होता है अपना 16। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। और अगर तुम इसको मेरे वाले ट्रिक से निकालना चाहो तो सीधा सीधा निकल आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू ले लो। फर्स्ट वैल्यू है तुम्हारा 2, लास्ट वैल्यू है 30, दोनों को ऐड किया, बाई 2 किया, तब भी 16 आ गया। तो इसको याद रखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि तुमको यही फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो मैं इसी से करूंगा, कर सकते हो, बट उसमें रेस्ट्रिक्शन यही है कि वो सीरीज तुम्हारा एपी में चाहिए। अब जैसे तुम्हारे पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, सारे बच्चे गलत करके आए थे। क्वेश्चन सिंपल था, तुम लोग को मैं दे रहा हूं, तुम लोग करके बताना। क्योंकि बच्चे ने यही सेम गलती की, उसने इस बात को भुला दिया कि सीरीज एपी में होना चाहिए। उसने बस एवरेज निकाला अपने तरीके से। क्वेश्चन था एवरेज फाइंड करना है ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, करके बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। 10, 5.6 के आसपास, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम लोग जब प्राइम नंबर्स लिखते हैं तो स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7 एंड 11। अगर हम इनके प्लेसिंग को देखें तो ये सेम नहीं है, और ना ही हम लोग इसमें और कोई तरीका लगाएंगे, क्योंकि वो इक्वल स्पेसिंग के लिए होता है, तो हमें इसको ऐड ही करना पड़ेगा। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 17, 28 आएगा। अपॉन 5 किया, तुम्हारा एवरेज आ गया। ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 5.6। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि 2 + 11/2 कर दिया, तो वो गलत आंसर देगा, वो कुछ अलग ही आ जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें टाइप्स होते हैं। यू कैन सिंपली से टाइप्स ऑफ मीन। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग एनडीए के लिए पढ़े थे तो ये याद होगा। एएम, जीएम, एचएम एंड सीएम, जिसमें से सीएम पे हर साल क्वेश्चन आता है, बट हम लोग सबको डिस्कस करके हुए चलते हैं। मान लो दो वैल्यूज हैं ए और बी, तो इसका एएम क्या होता है जल्दी बताओ। राइट, ए प्लस बी बाई 2। लेकिन हो सकता है कि तुमको दो से ज्यादा वैल्यूज मिल जाए। मान लो उसने तुमको दे दिया x1, x2, x3 से लेके xn, तो अगर इसका एएम निकालना है तो दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। सबको ऐड किया, अपॉन में एन कर दिया, बस इसको अभी लिखते जाएंगे। और जीएम क्या होता है, अगर मान लो यही दो नंबर्स के लिए जीएम निकाल रहे हैं तो रूट ए बी। रूट ए बी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख लेंगे ए बी के पावर में 1/2, क्योंकि पेपर में कई बार वो क्या करता है, 3 वैल्यू दे देता है। अगर 3 वैल्यू दे दिया तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए बी सी के पावर में 1/3। दैट मीन्स हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे वैल्यूज आ गए x1, x2, x3 अप टू xn, तो इसका जीएम हो जाएगा x1, x2, x3 डॉट 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 सबका प्रोडक्ट अप टू xn पावर में 1/n। अच्छा, एचएम के बारे में बताओ। एचएम कैसे निकालते हो, दो वैल्यूज के लिए या 3 वैल्यूज के लिए? नहीं, क्या करते हैं इसमें, मैंने एक तरीका बताया था कि मान लो दो ही वैल्यूज हैं, सपोज सीएम को भी हटा दो इस लिस्ट से, सीएम तो हम लोग अलग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो दो ही वैल्यूज हैं तो सबसे पहले ऊपर 2 लिख दो, और नीचे क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है। नो डाउट इससे तुम्हारा एक आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तुमको ना यही फॉर्मूला याद करना है। अभी तो तुम इसको सॉल्व करके 2ab अपॉन a प्लस बी लिख लोगे, जो कि गलत नहीं है, लेकिन अगर 3 वैल्यूज आ गए, मान लो ए बी सी आ गया, तब ये नहीं बनेगा कि 3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए तुमको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी एच एम निकालना है तो जितने वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू पहले लिख दो 3, और जो जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। हाँ, अब सपोज कर लो तुमको x1, x2, x3 अप टू xn का निकालना है, तो क्या करने वाले हो बताओ। सबसे पहले हाँ राइट, अपॉन में सारे वैल्यूज का, हाँ बस 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 बस, तो इसको याद रखना है। इसको लिख लो एक जगह पे, ठीक है, इसको लिखो, फिर इसके बीच कुछ रिलेशन होता है, फिर सीएम के बारे में बात करेंगे। लिखते हुए चले जाओ, कुछ नहीं, मतलब ये सबके क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, मैंने कहीं ना कहीं वो घुमा के एक क्वेश्चन देगा ही देगा। लिख लिया तुमने? ठीक है, ठीक है, तो बाद में भी ये कर सकता है। अब बताओ रिलेशन क्या होता है तीनों के बीच में। जैसे इसको मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल ए से, इसको डिनोट कर दिया कैपिटल जी से, इसको डिनोट कर दिया कैपिटल एच से। नाउ व्हाट इज द रिलेशन? हाँ, रिलेशन नंबर 1, ए जी और एच जो है इनकी वैल्यूज हमेशा जीपी में होती है। दैट मीन्स जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। दूसरा रिलेशन कि ए की वैल्यू हमेशा जी से या तो बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी, और जी की वैल्यू हमेशा एच से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। अब ये इक्वल का क्या फंडा है, जैसे मान लो मैंने दो अनइक्वल वैल्यू ले लिया A2 और B8, अब इसका AGH बताना जरा क्या क्या आएगा, बोलो। एक ए कितना, A5 हो गया, G4 हो जाएगा। H निकालोगे फॉर्मूला से 2 × 2 × 8 अपॉन 8 + 2 करके, तो ये आ रहा है 32/10 या फिर 3.2। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो A है, उससे बाद है G और उसके बाद है H। लेकिन मैंने इक्वल्स टू का साइन भी डाला है। अब इक्वल्स टू कब आता है, जब हमारे लिए हुए दोनों वैल्यूज सेम हो। अगर मैंने ए को भी 2 दे दिया और बी को भी 2 दे दिया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अरिथमेटिक मीन भी 2 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 2 आएगा, और हार्मोनिक मीन अगर कैलकुलेट करके देखोगे 2 × 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो ये भी 2 आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बताओ सीएम के बारे में क्या मालूम है। दैट इज कंबाइंड मीन या फिर कंबाइंड एवरेज, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को, तो वो बताओ थोड़ा सा क्या होता है सीएम। याद है कुछ? दैट इज द 4th टाइप। इसको हम कंबाइंड मीन भी बोल सकते हैं या फिर कंबाइंड एवरेज भी बोल सकते हैं। देखो इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, ये तब पिक्चर में आता है जब हमारे एक ही क्वेश्चन में
दो तरह के लोग या तीन तरह के लोग अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज कर लेते हैं, मैंने सेम एग्जांपल पहले भी लिया हुआ है। स्कूल में क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 60 तुम्हारे बॉयज हैं एंड 40 तुम्हारे गर्ल्स। अब इनका मैथ्स का एक पेपर होता है से 100 मार्क्स का, और बॉयज का एवरेज स्कोर है आउट ऑफ 100 से, इसको x1 बार मान लेता हूँ, 70, और बॉय गर्ल्स का एवरेज स्कोर है आउट ऑफ 100 सपोज 75। तो अगर मुझे पूरे क्लास का एवरेज चाहिए तो उसको मैं बोलूँ कंबाइंड एवरेज, और उसको मैं डिनोट करूंगा x12 बार से। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, where n1 and n2 are nothing but the number of boys and number of girls respectively। तो जब हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 60 इंटू 70 प्लस 40 इंटू 75 अपॉन टोटल नंबर 100 हो गए। इसको कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगी 72। तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता चल गई कि ये जो एवरेज हम लोग निकालते हैं कंबाइंड एवरेज, वो हमेशा जो मिनिमम एवरेज है और मैक्सिमम एवरेज है उसके ठीक बीचों बीच लाई करेगा। दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप ऑलवेज होल्ड गुड्स इन केस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंबाइंड एवरेज। अब इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना, जैसे टाइम एंड वर्क में हमने किया था कि एक आदमी कम टाइम में काम कर लेता है, दूसरा थोड़ा ज्यादा में कर लेता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो क्या होगा। तब उस समय ऐसे फंडास चलते हैं बच्चों के दिमाग में, अच्छा वहां पे हमने पढ़ा था बीचों बीच होगा, अरे बीचों बीच होगा तो वो काम ही क्यों करवाएगा दोनों को मिला के, फिर तो वो बोलेगा ऐसे ही काम करवा देने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बॉयज का एवरेज कम है, गर्ल्स का एवरेज ज्यादा है, तो जो इनका कंबाइंड एवरेज होगा वो उनके बीच में कहीं पे लाई करेगा। और पेपर में तुमको इतने स्ट्रेट क्वेश्चंस भी नहीं देता है, वो तुमको क्या करेगा इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, वो तुमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देगा बट बॉयज और गर्ल्स नहीं बताएगा, बदले में कंबाइंड एवरेज बता देगा। सपोज कर लो इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, अभी फॉर्मूला तो यही है बट उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100, n1 और n2 दोनों ही मिसिंग है तुम्हारा क्वेश्चन में, बदले में उसने तुमको कंबाइंड एवरेज की वैल्यू दे दी है 72, बॉयज का एवरेज दे दिया है 70 और गर्ल्स का एवरेज दे दिया है 75। क्वेश्चन में 3 4 5 चीजें वो पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ देगा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, सेकंड क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर n1 एंड n2 आर बॉयज एंड गर्ल्स, या फिर पूछ देगा रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, या फिर रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय। अच्छा एक चीज और पूछ सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज बॉयज, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज गर्ल्स। ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन तुम बॉडी आराम से कर लोगे। कैसे करोगे बताओ? ऐसा कर लो, इसको x ले लो, इसको 100 माइनस एक्स ले लो। अब फॉर्मूला में डालोगे सेम फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, x12 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यू है 72, इसको मैंने x ले लिया है तो x इंटू 70, और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 75, और नीचे में अपॉन 100 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू पहले आएगी 60, दैट मीन्स n1 हो गया तुम्हारा 60, और अगर n1 60 है तो 100 माइनस 60 ये 40 है। अब यहाँ से आंसर नंबर 1 आया 3/2, आंसर नंबर 2/3, और बाकी 100 था इसलिए डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये 60% है और ये 40%। अच्छा ट्विस्ट कब आता है, जब इसके बियॉन्ड वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब सेम डेटा पे अब उसने एक क्वेश्चन बनाया, इसको मैं 7th क्वेश्चन बना देता हूँ, What percentage of boys is girls? What percentage of boys is girls? या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है 8th क्वेश्चन, What percentage of girls is boys? अब परसेंटेज का थोड़ा बहुत ज्ञान तो तुमको होगा ही, क्या वो ये कहना चाह रहा है कि गर्ल्स के अंदर कुछ लोग बॉयज जैसे बिहेव करते हैं या बॉयज के अंदर गर्ल्स जैसे बिहेव करते हैं, वो वाली बात नहीं हो रही, कुछ अलग ही चल रहा है। तो इसका आंसर बताओ क्या, कैसे निकालोगे, जैसे इसी पार्ट पे भी फोकस करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स। कैसे किया, क्या किए बताओ पहले, किसको ऊपर रखोगे किसको नीचे रखोगे, अगर उसने तुमसे पूछा है, हाँ व्हाट, हाँ 100 इंटू 100, हाँ उसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स, मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ कि गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंटेज है या बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंटेज है। देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करोगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स, तो इसका मतलब हुआ गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंट है। तो गर्ल्स बॉयज का अगर कितना परसेंट है पूछ रहा है तो ऊपर गर्ल्स आएगा, नीचे बॉयज आएगा, इंटू 100 आएगा।
और यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज बॉयज, तो ऊपर बॉयज आएगा, नीचे गर्ल्स आएगा, इनटू 100। अब तुम बाकी कर सकते हो अपने आप, हमने यहाँ डिसाइड कर ही लिया था, गर्ल्स हमारे 40 है, बॉयज हमारे 60 हैं, इनटू 100। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ 2 3, हाँ तो ये 3 से ये 200/3 हो गया ना, तो 66.67%। हाँ, और यहाँ अगर करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये तो 60/40 इंटू 100। अब इसका आंसर मेरे ख्याल से वही होगा 150। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखना है। ये तो अभी मैंने बेसिक्स बताया, मैंने क्या बोला था, नंबर्स वंबर्स के बारे में, इसके टाइप्स अभी आएंगे। अभी मैंने फर्स्ट चीज को कवर किया है, दैट इज डेफिनेशन पार्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि डेफिनेशन बताऊंगा, तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेशन के अंदर गई, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, इसमें मैंने ये कवर किया। तो ये जो बातें मैंने बता दी प्रॉपर्टीज के साथ, तो उससे तुम्हारा ये सब कुछ होगा, लेकिन हम लोगों ने पहले स्टार्ट करना है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के साथ। देखते हैं आज की क्लास में पूरी तो नहीं हो गया, जितना होगा उतना करते हैं, पहले प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे चलते हैं। ठीक है, तो एवरेज है, टाइप 1 है, प्रॉब्लम ऑन नंबर। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, आउट ऑफ 3 नंबर्स सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 44, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब ये सब तुम्हारे पेपर वाले क्वेश्चन सब है, स्टार्ट हो जाओ। कितना आ रहा है, 72। चलो देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है, बताओ कुछ आइडिया। देखो स्टार्ट तो मैं करूंगा, कितना आ रहा है 83, 33, लार्जेस्ट कैसे होगा फिर, ये भी तो देखना है ना, लार्जेस्ट बताना है। चलो तो दोनों आंसर, ठीक है, दो आंसर्स 3 आंसर्स आ गए। उसने 72 बोला है, तुमने 33 बोला, फिर 66 बोला। तो लेट्स चेक क्या इसका सही मेथड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला 3 नंबर्स हैं, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, सेकंड। तो मैं सेकंड को अगर एक्स लेता हूं, सोचो, तो सेकंड को अगर एक्स लिया और क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या होगा x/2, और थर्ड क्या होगा x/3। तो इन्हीं तीनों को हमें फाइंड आउट करना, और हमने तो डिसाइड कर लिया कि यही सबसे बड़ा नंबर है। तो जो इसका एवरेज निकलेगा कायदे से होना चाहिए x/2 प्लस x/3 अपॉन 3। मैं लिख नहीं रहा, सीधा 132 के इक्वल कर देता हूं। 44 इंटू 3 तो करूंगा ही। अब एलसीएम लिया इसका, 6 यहां आ गया, तो ये बन गया 3x प्लस 6x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 132। तो ऊपर आ गया 11x बाई 6 इज इक्वल्स टू 132, और 11 इसको काट देगा 12 में, तो x की वैल्यू आ गई 72। तो तुम्हें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, छोटा वाला फाइंड करते तो 36 आ जाता, और उसके बाद और नीचे जाते तो ये 24 हो जाता। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो सब कुछ इसमें कवर हो गया, तुम्हारे नंबर्स आ गए 36, 72 एंड 24। हमें क्या पूछा हुआ है, लार्जेस्ट, तो करेक्ट आंसर इज 72। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये जो अभी मैंने डाला है। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60।
and if the average of first 6 of them is 58 and that of the last 6 is 63, then find the sixth number. वही सेम कंफ्यूजन मत लाना कि सर 6 6 कर देंगे 12 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिक्स वैल्यू दो बार रिपीट हो रही होगी। किया था हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन, सब वो ट्राई करो इसको। दो बार आ रहा होगा सिक्स वैल्यू, उसको माइनस करोगे, 66 आ रहा है। चलो कोई नहीं ठीक है, देखो इजी है, देखो उसमें कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। तुम्हारे पास 11 वैल्यूज हैं, ठीक है, रिजल्ट्स को वैल्यूज बोल लो, 11 डंडे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर इनका एवरेज 60 दिया हुआ है तो 660 तो इनका टोटल सम हो गया, इसको साइड में लिख लेते हैं। पहले छह कहां तक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। अब इसका सम कितना दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया है 58, तो 58 इंटू 6 कर लो, ये तुमको देगा 348। अब आखिरी 6 तो बचा ही नहीं, आखिरी 5 बचा है, बट उसने तो आखिरी 6 बोला है, तो इसका मतलब है कि यहां से फिर से खींचना पड़ेगा तुमको। इसका कितना दिया हुआ है 63, तो 63 इंटू 6 कर लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 378। अब तुम लोग सोचो कि क्या इन दोनों का सम करने पे इस वैल्यू के इक्वल आएगा या इससे ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिक्स्थ वैल्यू दो बार काउंट किया, तो जो ज्यादा आएगा या जितना ज्यादा आएगा क्या वही तुम्हारा सिक्स्थ वैल्यू होगा। तो हम लोग को इनको ऐड करना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो 348 और 378 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना बन रहा है, 6 हो गया, 1 बचा, 7 4 11 1 2, तो ये बन गया 726। तो जो तुम्हारा डिफरेंस है वही तुम्हारा सिक्स्थ वैल्यू, दैट इज 66। अब ये वैल्यूज वो चेंज कर सकता है, वो तुम देख लेना, ऐसा मैंने कॉमन क्वेश्चन सब है जो पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अच्छा ये आप खुद कर लो, ये सेम ही आ गया है। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स, 25 है, वो जो कट गया है वो 25 है, उसमें से पहला 12 और लास्ट 12 ऐसे करके दिया हुआ है, पहला 12 और लास्ट 12। थोड़ा सा उसने घुमाया है क्वेश्चन को, अब तुमको लग रहा था थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है 25, ये 25 ही है, ध्यान रखना। सेवेंटी 8 आ रहा है तुम्हारा, ओके, साइड में लिख देता हूं मैं, करके देखेंगे। नहीं, चलो कोई बात। 25 रिजल्ट, अब 25 डंडे तो मैं बनाऊंगा नहीं, सीधा 25 इंटू 18 कर लेता हूं, कितना हुआ 200 और ये 25, 450। 450 क्या है, 25 रिजल्ट मतलब 25 वैल्यूज का सम तुमने निकाल लिया, क्योंकि उसका एवरेज 18 दिया है। पहला 12, पहले 12 का एवरेज है 14, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 168 आएगा। और फिर आखिरी 12, आखिरी 12 मतलब बीच में एक वैल्यू छूट गई, क्योंकि पहला 12 आखिरी 12, तो बीच में एक 13th वैल्यू होगा। तो तुम्हें इस बार क्या करना है, तुमने टोटल सम तो निकाल लिया है, अब ये पहले 12 और आखिरी 12 का जो सम बनेगा उसको टोटल में से माइनस करोगे, तो वो जो 13th वैल्यू बीच में छुपा हुआ है वो तुमको मिल जाएगा, 78 आ जाएगा आंसर। क्योंकि आखिरी 12 मतलब अब ये हो जाएगा 17 दिया हुआ है, तो 17 इंटू 12 कितना हो गया, ये 204। तो 204 प्लस 168 करके 450, तो 78 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये थोड़ा ध्यान से करना। आउट ऑफ 4 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, second is 1/3 of the third, and third is 5 times the fourth. If the average of the numbers, मतलब यही 4 नंबर की बात कर रहा है, if the average of these numbers is 24.75
देन फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, उसकी वैल्यू बतानी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, लार्जेस्ट बताना है। 45 मतलब तुम नन ऑफ दिस में जा रहे हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। 45 अगर आया तो ठीक है, अब जबरदस्ती थोड़ी ना करोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। उसका 45 आया है, दैट मीन्स उसके हिसाब से आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तुम्हारा कुछ आया कुछ, हाँ एक बार देख लो उसको, क्योंकि क्वेश्चन को वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे हम लोग सोच रहे हैं। अब चारों नंबर को तुम जो लेना चाहो ABCD ले लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ बी है। अच्छा, सेकंड नंबर इज 1/3 ऑफ द थर्ड, मतलब बी जो है वो C/3 है। और उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, वो 5 टाइम्स द फोर्थ है, मतलब सी जो है वो 5 टाइम्स ऑफ डी है। अब ये लिखने के बाद तुम्हें अब सोचना पड़ेगा कि क्या लगता है कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा तुम लोगों के हिसाब से ABCD में से। क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा, क्या लगता है? इससे नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों वैल्यूज का एवरेज 24.75 है, तो वो 99 के इक्वल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि सी 5 टाइम्स ऑफ डी है। तो मैं सारे वैल्यूज को सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब ये कैसे होगा, तो देखो सी तो सी है, डी के जगह मैं लिख देता हूँ C/5, और बी के जगह C/3, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, और ए के जगह में 2C/3। तो इससे क्या होगा, मुझे डायरेक्ट सी की ही वैल्यू मिलेगी। अब 2C/3 प्लस C/3 इज नथिंग बट सी ओनली, तो C प्लस C प्लस C/5 इज इक्वल्स टू 99। तो 2C प्लस C/5 इज इक्वल्स टू 99। आंसर आ गया 11C/5 इक्वल्स टू 99। अब 11 99 को काटेगा 9 में, और C आ गया 45। बट ये तो मेरा गेस था कि C सबसे बड़ा है, तो एक बार चेक ही कर लेते हैं। अगर C45 आया तो D का ये 5 टाइम्स है, मतलब D हो जाएगा 9। तो सारे वैल्यूज निकालते हैं। B हो जाएगा 45/3, मतलब B हो गया तुम्हारा 15, और A हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 15, दैट इज 30। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो C ही था, और आंसर इसका D नन ऑफ दिस हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे ही पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ना क्वेश्चन को। 7 respectively।
कितना 25 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सबसे पहले उसने दे दिया 8 नंबर। अब ये 8 नंबर तुम क्या लेना चाहते हो, ABCDEF लेना चाहते हो वही ले लो, बेटर रहेगा। तो ABCDEFGH, एच तक 8 होते हैं, तो इन सब का सम हम लोग लिख लेंगे 160, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें से फर्स्ट टू कौन से हुए, ए और बी, तो इसका एवरेज दिया है 15 1/2, तो एवरेज का फॉर्मूले के हिसाब से 2 नीचे आएगा और ये 31/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को काट के सीधा सम लिख लो, 31 हो गया ये। अगला 3, नेक्स्ट 3, C प्लस D प्लस C। अब अगला 3 बोले हो तो नीचे 3 आ जाएगा, उसको कितना दिया हुआ है 21 1/3, मतलब 64/3, इन दोनों को काटा तो यहाँ पे एक 64 और ऐड हो गया। अब ये है तुम्हारा 6th, ये है 7th और ये है 8th, इन्हीं का मेन काम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6th नंबर इज लेस देन द 7th एंड 8th नंबर बाय 4 एंड 7। मतलब अगर मैं 6th को x ले लूं तो दो चीजें मेरे दिमाग में आएंगी, मतलब बच्चों के दिमाग में आएंगी, या तो ये ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, बट ये दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश के हिसाब से, सेकंड वाला, क्योंकि ये तो फिर और कम होते जा रहा है ना, तो इसको कट कर दो। अब इन तीनों को इसके साथ जोड़ के 160 दिया हुआ है, तो नंबर्स को ऐड कर लो। ये 95 हो गया, 95 प्लस 4 99 प्लस 7 106, तो 106 को यहाँ भेजोगे और 160 से ये माइनस होगा तो ये 54 हो जाएगा, और ये x x x कितना हो गया 3x। तो तुम्हें अपनी 6th वैल्यू मिल गई 18। अब हमें 6th के जगह 7th और 8th कुछ भी पूछता, उसने 8 पूछा है, तो 8 को तो तुमने x प्लस 7 बोला था, तो 18 में 7 ऐड कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा 25। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। देख लो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30, वो तो मोटा मोटा दिख रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि इफ 2 नंबर्स 35 एंड 40 आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब रिमूव्ड कर लो, हमने दो नंबर्स 35 एंड 40 को रिमूव कर दिया, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स नियरली, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हें बताना है, राउंड ऑफ कर देना उसको। पंद्रह सौ 23 कैसे होगा, कर ठीक से कर। ट्वेंटी नाइन वाले दो ऑप्शंस हैं, तो 29 तक पहुंच गए, मतलब सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, ए और बी फिर नहीं होगा। अगला डिजिट निकालते ही आंसर पता चल जाएगा। डी ऑप्शन है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा डी ऑप्शन है।